आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 कैसे, कब और कहाँ। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसकी पहली जो लाइन है, पहला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक भी यही है कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मागर्म बहसें चलती रहती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का प्राय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इसमें कोई शक की बात नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उसमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। इसका मतलब ये है कि तारीखें के बारे में हम जब कभी पहले की चीज़ और बाद की चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वह तारीख की बात आती ही है। लेकिन अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में, अपने आसपास के बारे में बात करते हैं तो वह ऐतिहासिक सवाल नहीं उठते कि कब हुआ, ये कैसे हुआ और किस टाइम हुआ, किस तिथि में हुआ, ये सब नहीं पूछते हैं। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मतलब कि स्वाभाविक मान लेते हैं। रोज़मर्रा में है, स्वाभाविक चीज़ें हैं, ये होंगी ही होंगी। इसमें डेट और टाइम कोई मायने नहीं रखता। मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही हो रहा हो। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि मान लो कि जो कुछ हो रहा है ये हमेशा से ऐसा ही चल रहा है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पाने का चलन कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि किस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे। उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। मतलब ये बता रहे हैं कि आप आज के टाइम पर इन चीज़ों में आने के बाद, अखबार पढ़ते वक्त, रेलगाड़ी में ट्रैवल करते वक्त या रोड पर किसी को चाय पीते देखते वक्त आप ये सोच सकते हैं, ये सवाल मन में उठा सकते हैं कि ये काम सबसे पहले कैसे हुआ होगा, कब हुआ होगा, और जब ये नहीं हुआ था तो हम कैसे रहते थे या कैसे कहीं ट्रैवल करते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपने दिमाग में ला सकते हैं। इसी से ही हमें क्या करना पड़ता है, इतिहास की जानकारी लेनी पड़ती है और तारीख और समय के बारे में जानना पड़ता है कि कब और कैसे शुरू हुआ। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो ऐतिहासिक हैं और हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर ये सवाल हमारे दिमाग में ना आए तो जिस समय के बारे में हम सोचते हैं वो सोचे ही ना। समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाएं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो कई लंबे समय तक चलती रहती है।
मतलब कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो बहुत लंबे टाइम तक चलती रहती हैं, तो उसके लिए हम तारीख जो है वो निश्चित नहीं कर पाते कि ये किस तारीख को शुरू हुआ होगा या कब से हुआ, क्योंकि स्टार्ट तो बहुत पहले हो गया, लेकिन ये होते 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 बहुत लंबा टाइम लगा इसको पूरा होने में। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रिया के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। मतलब जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर चाय पीना भी किसी ने शुरू किया होगा सुबह शाम, तो वो हमेशा से नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ देखकर ही शुरू किया होगा, जो कि आज हमेशा लोग करते हैं, सुबह शाम चाय पीते हैं। इसी तरीके से भारत में जो है जो नई प्रक्रियाएं स्पष्ट हुई हैं, उनकी भी कोई तिथि नहीं हो सकती। इस तरह हम इसी तरीके से हम ब्रिटिश शासन के लिए कोई भी एक स्थापना तो की तिथि तो ज़रूर होगी। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ? इस अर्थव्यवस्था या समाज के किस दिन बदलाव आए? यह कितना भी संभव नहीं है, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बात बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। मतलब इन चीज़ों की कोई फिक्स डेट नहीं होती, इनकी एक अवधि होती है, उन अवधि को बता सकते हैं हम कि किस अवधि में ये शुरू हुआ। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। इस इतिहास राजा महाराजाओं और इनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल इसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। मतलब इन चीज़ों के लिए कौन कब मरा, कब किसका विवाह हुआ, कब किसका जन्म हुआ, इन सब की तिथि याद रखते हैं, क्योंकि ये फिक्स डेट को फिक्स तिथि पर ही होता है। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। आप जैसा कि देख रहे हैं कि 2 साल में इतिहास में किताबों में देखा जाता है कि पहले के लोग कैसे पढ़े, कैसे रोजी रोटी चलती थी उनकी, क्या खाते थे, कैसे कमाते थे और उनकी रियासतें किस तरीके से बनी। कौन सी तारीखें इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी तारीखें हैं। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों की इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। मतलब इसमें बोल रहे हैं कि अगर किसी घटना है या किसी भी इन चीज़ों को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं, अगर उसका अध्ययन का विषय बदल जाता है, मतलब उसको समझने का, पढ़ने का तरीका, विषय जो है, टॉपिक जो है बदल जाता है,
तो हम उस मुद्दे पर ध्यान देने लगते हैं और महत्वपूर्ण तारीख भूल जाते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट मुद्दा नहीं होता है तो हम उसकी तारीख को ही याद रखते हैं। और अगर ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है, कोई मेन टॉपिक होता है, तो लोग उस टॉपिक को याद रखते हैं बजाय तारीख के। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वार्नेन हेस्टिंग के शासक से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्ययनों में हम दूसरे गवर्नर जनरल हास्टिंग्स, वेलेस्ली, वेंटिंग, डलहौजी, वेंटिंग, लॉसेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। मतलब इसमें बता रहे हैं कि उदाहरण के तौर पे देख लीजिए आप, भारत में इतिहासकार ने जो भी इतिहास लिखे हैं उनमें हर एक में जनरल गवर्नर का शासनकाल में महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बातें होती हैं। उसके बाद प्रथम गवर्नर जनरल, फिर वॉरेन हेस्टिंग शासन से शुरू होते थे। इन सब चीज़ों के बारे में बातें स्टार्ट होती हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता है। मतलब इन चीज़ों को कभी, ये चीज़ें कभी खत्म ही नहीं होती, ये चीज़ें चलती रहती हैं। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों की जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्ययनों का विषय बन जाता था। मतलब इसमें था कि इन्हें इनके अलावा किसी और चीज़ के बारे में जानना ही नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट था ही नहीं, बस वहाँ की गतिविधियाँ, ब्रिटिश भारत के इतिहास की अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ना, गतिविधियों के बारे में पढ़ना, नीतियों के बारे में पढ़ना, बस इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करते थे ये। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह अध्ययन दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्ययन में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उन कहानी को पेश करने में मददगार होती हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखती, इसके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। मतलब कि सिर्फ उन तिथियों को, उन चीज़ों को याद रखा जाता है इतिहास में जिनके द्वारा हम उन घटनाओं को जल्दी से याद कर सकें और घटना याद करने में मदद मिले। बस इसीलिए हम कुछ जगह तिथियों को चुनते हैं और कुछ जगह ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ों को चुनते हैं। हम अवधि किस तरह तय करते हैं? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन तीनों कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय
इतिहास को समझने की इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है। मतलब कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में जो एक हिस्ट्री है, उनके हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के बारे में किताब लिखी थी। उसके बारे में ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, इसकी भी एक वजह है। पहले वाले पैराग्राफ में बोला है कि उन्होंने इस कालखंडों को 3 भागों में 3 खंडों में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो हम इन्हें अलग अलग खंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों इसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचार को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि में से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था कि सारे एशिया समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। मतलब कि मिल को ये लगता था कि सारे एशियाई समाज जो है उनकी सभ्यता यूरोप के मामले में यूरोप से पीछे है। इतिहास की इनकी साझेदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक वैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। मतलब मिल की जो राय थी, उसमें ब्रिटिश शासन जो है वो भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए ज़रूरी था कि हम भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के भूभाग के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। मतलब मिल का ही कहना था कि हिंदुस्तान में अभी क्या है कि अमीर लोग जो हैं वो राज कर रहे हैं और गरीब लोग बेचारे परेशान हैं और अत्याचार सह रहे हैं। तो अंग्रेजों वही चाहते थे कि अंग्रेज इन सब का जो है सब पे कब्जा कर लें, और इससे कब्जा करने से क्या होगा, सारे भारतीय एक जैसे हो जाएंगे और फिर वो उनमें कोई भी भेदभाव नहीं रहेगा। उसके बाद जो है पूरा भारत प्रगति करेगा, तभी हम इनके जीवन में सुख प्रदान कर सकते हैं और हिंदुस्तान में प्रगति कर सकता है। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। मतलब अंग्रेजी शासन था, उससे प्रगति और सभ्यता प्रतीक बनी है। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था, तो क्या इस धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि
प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाव गए वर्गीकरण में से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम में आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधि को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं जैसे कि आप इस किताब में देखोगे? अंग्रेज के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता और या मुक्ति नहीं थी, न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। इसमें कहना चाह रहे हैं कि भारत में अंग्रेजों का शासन करने से पहले जो है पूरे भारत में हिंदू और मुसलमान का जो भी दौर था, क्या उसको बोलते हैं कि ये हिंदू और मुसलमान का दौर चल रहा था? नहीं बोलते हैं। लेकिन अंग्रेजों का दौर सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता, ये नहीं मानते लोग कि अंग्रेजों की वजह से ही हिंदुस्तान में स्वतंत्रता, समानता और मुक्ति मिली है। इससे पहले हमारे हिंदुस्तान में समानता, स्वतंत्रता और मुक्ति ये सब नहीं थी। अंग्रेजों ने जब शासन किया हमारे ऊपर, उसके बाद लोगों को ये महसूस हुआ कि हम लोग किसी बंदिश में है, यहाँ पर कोई कब्जा कर रहा है। तब हिंदुस्तान के लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत कुछ संघर्ष किए। इसमें ये कहना चाह रहा है। औपनिवेशिक क्या होता है? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया। अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया। अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा। निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए? आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। इसमें आपको ये बताया गया है कि औपनिवेशीकरण क्या है। आपको पढ़ाया जाएगा कि औपनिवेशीकरण क्या है। औपनिवेशीकरण वो है जिसकी वजह से आप राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक बदलाव अपनी ज़िंदगी में लाना। औपनिवेशिक का मतलब यही है कि अपनी ज़िंदगी में रीति रिवाज में, पसंद नापसंद में, इन सब चीज़ों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव लाना ही औपनिवेशीकरण है। ये किससे आया? अंग्रेजों से। जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया तभी लोगों ने अपने मूल्य मान्यताएं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज, ये चीज़ें रखी। उससे पहले इनका कोई अपना कुछ था ही नहीं। जो अमीर तबके के लोग थे वही जो है शासन करते थे और गरीब जो थे वो उनका पालन करते थे। बस गरीबों की कोई अपनी रीति रिवाज, कोई अपनी पसंद नापसंद नहीं होती थी। लेकिन जब ये ब्रिटिश शासन ने हमारे ऊपर शासन किया
तब जाकर हिंदुस्तान के लोगों में ये सब चीज़ें आई कि हमारी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, मूल्य मान्यता क्या है, रीति रिवाज क्या है और तौर तरीके हमारे क्या हैं। तब उन्होंने अपनी चीज़ों को बाहर लाया और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव भी लाने की कोशिश की, प्रयास किए, जो कि सफल हुए। ठीक है, अब हम करेंगे आगे, हम किस तरह जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। इससे पहले है, लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। इसलिए इस किताब का नाम रखा है हमारे अतीत, यानी कि अतीतों पर केंद्रित। अतीत जो थे हमारे, उनके बारे में बताएंगे। इसमें हम किस तरह जानते हैं भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसमें बताएंगे कि 250 साल पहले इतिहास के लिखने के लिए इतिहासकार जो है कौन कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, किस किस स्रोतों से लिखते हैं। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है, प्रशासन जो है वो अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब अंग्रेज मानते थे कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, ना कि सिर्फ बोलना। हमारे यहाँ के लोग अपनी बस जो हम बोलते हैं उसी पर ही निर्भर रहते थे कि हाँ उसने ये बोल दिया तो ये काम होगा। लेकिन अंग्रेजों ने सिखाया हमें कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, लिखित चीज़ें होनी चाहिए, जो आज हमारे यहाँ मानी जाती हैं। आज हमारे यहाँ हर चीज़ लिखित में ही मानी जाती है। ये हमने अंग्रेजों से ही सीखा। उनके लिए यह निर्देश, यह योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना ज़रूरी था। मतलब उनके हिसाब से हर चीज़ को, कोई निर्देश है, कोई योजना है, कोई नीतिगत फैसले हैं, किसी की सहमति है या कहीं जांच को, मतलब कोई भी किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ें हैं तो उसमें साफ साफ लिखना ही ज़रूरी मानते थे कि जो साफ साफ लिखा है तो वही प्रूफ है। ऐसा करने के बाद चीज़ों की अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता है था। मतलब ऐसा करने से, लिखने से क्या होता है, चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। लिखित में चीज़ें आ जाती हैं वो, और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। उनके ऊपर हम वाद विवाद भी कर सकते हैं कि भाई ये ठीक है और ये नहीं है, ये तुमने कहा था या नहीं कहा था। क्योंकि जो इंसान मुँह से बोलता है उसके लिखित में तो कोई रिकॉर्ड है नहीं, तो आप उसको ये भी बोल सकते हो कि भाई नहीं, ये इसने नहीं कहा। लेकिन अंग्रेजों ने सिखाया हमें कि लिखित में चीज़ें होनी चाहिए, ताकि कल हमें कोई किसी बात से डिनाई करे तो हम उसे प्रूफ दिखा सके कि देखो ये लिखा हुआ है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिनिवेद पर निर्धारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। मतलब इन्हीं टिप्पणियों पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना ज़रूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्षा भी बनवा दिए। मतलब उनके हिसाब से हर चीज़, तमाम चीज़ों के जो दस्तावेज और पत्र हैं उनको संभाल कर रखना ज़रूरी था। मतलब वो मानते थे कि दस्तावेजों को और पत्रों को संभाल कर रखें, ताकि आने वाले टाइम पर वो इसी तरीके से, जैसे लिखित में चीज़ें सामने दिखाने के काम आती हैं, इसी तरीके से आने वाले टाइम में वो काम आए तो हम उन्हें दिखा सकें एज अ प्रूफ। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। उन्होंने शासकीय संस्थानों में ये जो है अभिलेख कक्ष भी बनवाए इन चीज़ों को संभाल के रखने के लिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। इन सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम बनवा दिए, ये होते थे कंपलसरी। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाए गए।
मतलब इन दस्तावेजों को रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। आज भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें आज भी लिखित में हैं। वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश व सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। मतलब इन सब चीज़ों की सावधानीपूर्वक इन दस्तावेजों की नकलें बनाई जाती थी, जो आज भी आप देख सकते हैं। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीकी भी फैलने लगी थी। मतलब कि 19वीं सदी के बीच में जो छपाई की तकनीक थी वो भी शुरू हो गई थी। उससे पहले ये तकनीक नहीं थी, तो ये जो है लिखवाया करते थे, जिनकी लेखन बहुत अच्छी होती थी, जो बहुत अच्छा लिखते थे। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। इन दस्तावेजों की कई अलग अलग प्रतियां बनाई जाने लगी, कॉपी। ठीक है। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना ज़रूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना ज़रूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अंग्रेजों का मानना था कि अगर हम किसी भी जगह शासन करना चाहते हैं तो हमें वहाँ का पूरा सर्वेक्षण होना चाहिए, हर तरीके का। तो उन्होंने 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार कर लिया था। बड़े बड़े सर्वेक्षण किए थे, जिन सर्वेक्षण के नाम मैंने आपको अभी बोले हैं। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता? अधिकतर रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता, आप ये बताइए। अधिकतर रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। हमने
देखिए, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। ठीक है, ये जो तस्वीरें आपको दी गई हैं इनको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये चित्र भी हमें बताते हैं उस टाइम के विद्रोह के बारे में कि किस तरीके से अंग्रेज़ों द्वारा विद्रोह तैयार किया गया और मतलब विद्रोह किया, किस तरीके से उस टाइम पर युद्ध हुआ। ये सब भी हम इसके ज़रिए पता लगा सकते हैं, जो भी पहले की ये तस्वीरें आपको इसमें दी गई हैं, जैसे कि ऊपर और ये नेक्स्ट चित्र 7 में। अब देखिए, इसमें हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाजा से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। सेनाओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। मतलब कि उस टाइम पर अखबार छपने लगे और छपाई की तकनीक शुरू हो गई तो अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर बहस होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचार को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। लेकिन ये काम कौन कर पाते थे? सिर्फ वही लोग जो कि लिखना पढ़ना जानते थे। इनमें हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की ज़िंदगी के बारे में तो कोई लिखता ही नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं वो अपनी ज़िंदगी का अनुभव लिखते हैं, तो इन लोगों के बारे में कभी पता ही नहीं लगता था। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं कि लोग की क्या। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी कि किस तरीके से इन सारी प्रक्रियाओं के बाद भी, इतनी सारी चीज़ें आने के बाद भी कुछ लोग जो हैं वो फिर भी परेशान ही रहते थे, जिनकी परेशानियाँ जिनकी ज़िंदगी के बारे में हम जैसे लोगों को या और लोगों को पता चल ही नहीं पाता था कि वो किस तरीके से अपना ज़िंदगी का अनुभव ले रहे हैं, किस तरीके से उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। जैसे आदिवासी हो गए, किसान हो गए, खदान हो गए, ये सब खदान में काम करने वाले मजदूर, सड़कों पर रहने वाले लोग, इनके बारे में पता लगता ही नहीं था। सिर्फ उन्हीं के बारे में पता लग पाता था जो बड़े बड़े नेता हो गए और कवि हो गए और जो पढ़े लिखे लोग हैं जो कि लिख पढ़ सकते हैं और अपनी बात आगे रख सकते हैं, बस उन्हीं के बारे में इससे हमें पता लगता था। बाकी जो है हमें और किसी के बारे में नहीं पता लगता था। इसलिए अधिकतर रिकॉर्ड से यही पता लगता है हमें कि जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं सिर्फ उन्हीं की जानकारी हमें मिलती थी। बाकी जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं या जो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं उनकी जानकारी हमें मिलती ही नहीं थी।